दोस्तों नमस्कार। कल छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर और मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर वोटिंग होनी है और ठीक 24 घंटे पहले मध्य प्रदेश के करीब 73,23,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए केंद्र सरकार ने भेज दिए। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के 22,56,180 किसानों के खाते में 2,000 रुपए आ गए। सामान्य तौर पर चुनाव आयोग का नियम बहुत साफ कहता है, जैसे ही चुनाव का ऐलान हो यानी नोटिफिकेशन जारी हो, उसके बाद कोई भी सरकार वोटरों को प्रभावित करने के लिए पैसा बांटना तो दूर की बात है, किसी योजना का ऐलान भी नहीं कर सकती है। और तो और किसी योजना के पूरे होने के बाद वहां फीता भी नहीं काट सकती है, यानी उद्घाटन करने भी नहीं जा सकती है, क्योंकि इस दौर में हर कोई चुनाव की प्रक्रिया में होता है और यहां पर सत्ता और विपक्ष मायने रखता नहीं है। इनके लिए एक इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और इसीलिए सरकार नहीं बल्कि तमाम कलेक्टर्स, एसपी, गवर्नेंस संभालने वाले तमाम नौकरशाह चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तकरीबन 18 जिलों में कौन किसे किस रूप में कैसे प्रभावित करता है, यह भी इस दौर में खुले तौर पर नजर आ रहा है। तीसरी बात, धर्म को लेकर कभी कोई नेता अगर भाषण दे, संवाद बनाए, तो उस पर ना सिर्फ रोक लगनी चाहिए बल्कि उसके प्रचार पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन खुले तौर पर तमाम धार्मिक स्थलों का जिक्र नहीं बल्कि धार्मिक यात्रा कैसे कराएंगे और वो फ्री में कैसे होगी, इसका जिक्र भी अगर सरकार के बंदे कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में कर रहे हैं और वह देश के गृह मंत्री होंगे, तो फिर कौन रोकेगा। और अगर पैसा बांटने के लिए जिस बटन को दबाना है उस बटन को प्रधानमंत्री दबाएंगे, तो फिर कौन रोकेगा। याद कीजिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की एक रिपोर्ट थी और सुप्रीम कोर्ट में उसने दरवाजा खटखटाया था और उसके संकेत यही थे कि जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बात शुरू होती है वह वोटिंग प्रक्रिया और ईवीएम तक जाती है, जो चुनाव को प्रभावित करती है। तो ऐसे में जब तक आप निगरानी खुद नहीं रखेंगे और पारदर्शी स्थिति नहीं बनाएंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है इस लोकतंत्र को पारदर्शी तौर पर दुनिया के सामने बता पाना, रख पाना। दुनिया तो दूर की बात है, वोटरों के सामने भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और उनकी साख यानी इस लोकतंत्र की साख चुनाव के जरिए बिल्कुल साफगोई के साथ दिखाई दे। चुनाव आयोग का यही काम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या इस दौर में कई सवाल हैं। इतना ही नहीं, पिछले चुनाव की तुलना में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, जो नकदी की जब्ती की गई, जो मादक द्रव्य पकड़े गए, वो तमाम राज्यों में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए जा चुके हैं। कुछ जगहों पर ये 2,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। लेकिन किसे पकड़ा? उसे पकड़ा तो उसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई। एफआईआर लिखी गई तो क्या उसके खिलाफ अदालत में पेश करते हुए उसे जेल में डाला गया? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस दौर में, अगर याद कीजिए, तो एक बड़ा नोटिस जारी किया और वो नोटिस और किसी को नहीं, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को लेकर जारी किया और कहा कि आप नहीं कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री ने जो मंदिर में लिफाफा डाला था उसमें 21 रुपए हैं। न्यूज चैनल कह सकते हैं, आप नहीं कह सकती हैं। तो एक नोटिस उस रूप में जारी हुआ। लेकिन आइए जरा इस सिलसिले को पकड़िए कि जिन 3-4 राज्यों में चुनाव बचे हुए हैं मिजोरम के बाद, वहां पर सबसे ज्यादा वोटर किसान और आदिवासी हैं। इन राज्यों में जाकर प्रधानमंत्री किसानों के लिए कोई पैसा दान कर नहीं सकते हैं। इन राज्यों में जाकर आदिवासियों की योजनाओं का ऐलान कर नहीं सकते हैं। तो प्रधानमंत्री उड़कर चले गए झारखंड और झारखंड से उन्होंने 24,000 करोड़ की आदिवासी योजनाओं का ऐलान कर दिया। और जाहिर है, आदिवासी समुदाय, राज्य चाहे अलग अलग हो लेकिन वह एक साथ जुड़े रहते हैं और जब उनके लिए योजनाओं का ऐलान होता है तो वह उन तक बात तुरंत पहुंच जाती है। तो क्या इन राज्यों में आदिवासियों की सीटें इतनी ज्यादा है कि इसी दौड़ में एक हड़बड़ाहट थी
कि इस दौर में किसी भी हालत में आदिवासियों के लिए योजनाओं का ऐलान करें, तो प्रधानमंत्री ने कर दिया। इसी दौर में किसान सम्मान निधि जो 2-2 हजार रुपए हर 3 महीने के जाते हैं, 4 महीने के जाते हैं, उसका ऐलान अभी ही करना था और उस पर कोई रोक नहीं थी। चुनाव आयोग ने तो रोक लगाई। नौकरशाही को जो प्रचार सरकार की योजनाओं को लेकर करना है, उसमें चुनाव आयोग तो जागा था, उसकी आंखें तो खुली थी। उसने कहा था कि दरअसल चुनावी राज्यों में अभी नौकरशाह ना जाएं और वहां सरकार की उपलब्धियों का गुणगान ना करें। यह सब कुछ आप करें चुनाव बीत जाने के बाद। लेकिन सीधा पैसा ट्रांसफर हो रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। 25 तारीख को राजस्थान में वोटिंग होनी और राजस्थान के भी 56,75,659 किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया। यहां पर 2-3 बात और भी थोड़ी समझनी होगी जब हम पूरे वोटिंग पैटर्न पर निकल कर आए। उससे पहले यह समझिए कि दरअसल ऐसा नहीं है कि राज्य में जितने किसान हैं, छोटे और सीमांत, सभी के खातों में पैसा गया है। बिल्कुल नहीं। एक एवरेज जो निकल कर आता है, जो नौकरशाही बतलाती है और जिस डिपार्टमेंट के जरिए इस काम को अंजाम दिया जाता है, उसके जरिए जो जानकारी आती है, राजस्थान में मसलन 69%, 69% कुल किसान जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या लगभग 82,34,000 है। लेकिन पहुंचा है जिन खातों में पैसा, उनकी तादाद 56,75,000 है। मध्य प्रदेश के भीतर 95,33,000 किसान लाभार्थी हैं, लेकिन जो पैसा पहुंचा है वह 73,23,617 खातों में पहुंचा है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 40,78,889 किसान लाभार्थी हैं, लेकिन पैसा पहुंचा 22,56,180। यह सबसे कम 55% है राज्य के किसानों के बीच में। यहां पर छत्तीसगढ़ में 55% क्यों नहीं, यह भी थोड़ा समझना चाहिए। जिन 20 सीटों पर वोटिंग हो गई है, वहां पर तुरंत पैसा रिलीज करने का क्या मतलब है? और वहां अभी रिलीज करके हमें वोट तो मिलेंगे नहीं, तो क्यों नहीं इस रूप में चीजों को देखा जाए। आने वाले वक्त में इसको करेक्शन कर लिया जाएगा, लेकिन तत्काल में तो उन किसानों के खातों में तुरंत डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी जो है वो पहुंचना चाहिए। तेलंगाना भी इससे अछूता नहीं है। तेलंगाना में तकरीबन 39,40,000 किसान हैं, लेकिन जो पहुंचा है वह लगभग 30,71,588 किसानों के खातों में पहुंचा है। यह एक हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिर इतने कम क्यों है? मसलन 69% राजस्थान के भीतर है, 77% मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में 55% है जो सबसे कम है, तेलंगाना में भी 77-78% के लगभग किसानों के खाते में पैसा पहुंचता है। तो केंद्र अपने तौर पर पैसा दे गया, चुनाव आयोग ने अपने तौर पर आंखें बंद कर ली। बहुत बड़ी रकम नहीं है इस चुनाव के मद्देनजर, लेकिन फिर भी समझिए छत्तीसगढ़ में 451 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश के भीतर 1,464 करोड़ रुपए, राजस्थान के भीतर 1,135 करोड़ रुपए, यह पैसे पहुंच गए। और झारखंड, ये तेलंगाना के भीतर 614 करोड़ रुपए पहुंच गए। सामान्य तौर पर अगर ये पैसे बांटे जाएं तो जो ऐलान हो रहे हैं राहत रियायत के, और आज भी राजस्थान में जब अपना संकल्प पत्र या मोदी गारंटी के साथ जो बीजेपी ने जारी किया, अगर उसमें भी आंकड़ों को निकालिएगा राजस्थान के भीतर में, तो तत्काल में जो उन पर भार पड़ेगा वह जो आज जो दिया गया पैसा राजस्थान के भीतर 1,135 करोड़ रुपए, 1,135 करोड़ रुपए, उस तुलना में अगर देखिएगा तो उन पर बोझ तकरीबन 8 से 10,000 करोड़ का और पड़ जाएगा। लेकिन यह पैसा तुरंत दे दिया गया। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, चुनाव आयोग ने खामोशी बरती। यहीं पर पहला एक दूसरा सवाल आता है उस नौकरशाही का, जिस नौकरशाही के प्रचार प्रसार पर रोक लगाई गई, ये कहते हुए कि आप सरकार की उपलब्धियों का जिक्र नहीं करें। लेकिन इन्हीं 4 राज्यों में 172 छापे ईडी और आईटी ने इसी दौर में मारे, और आज भी तेलंगाना के एक विधायक के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। 2 दिन पहले भी एक विधायक के घर पर छापे मारे गए थे, और यही स्थिति कमोवेश तमाम राज्यों में है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या चुनाव आयोग से इजाजत ली जानी चाहिए या नहीं लिए जाने चाहिए, या सेंट्रल एजेंसी अपने तौर पर काम करेगी? लेकिन उसमें यह भी नजर आया
कि जो छापे मारे गए वह उसमें 172 छापों में से 132 छापे सीधे सीधे पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, उन पॉलिटिशियन से जिनको चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव लड़ना है। उन्हीं के खांचे को प्रभावित करने के लिए ईडी और आईटी सक्रिय हुई, सरकार की एजेंसी सक्रिय हो गई। इसी दौर में जब नोटिफिकेशन दिया जा चुका है, लेकिन कोई नोटिस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कहीं किसी बात का जिक्र नहीं और करने की जरूरत भी नहीं। इसके बाद जो बड़ा महत्वपूर्ण था कि मध्य प्रदेश में जाकर गृह मंत्री अगर इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर एमपी में बीजेपी की सरकार बनी तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएंगे। और उसके बाद शुरू होता है धर्म का गान, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाना, बाबा महाकाल की लोक वहां पर बनाना, सोमनाथ मंदिर को सोने का बनाना, बद्रीनाथ केदारनाथ को भी पुनर्जीवित करना। और उसके बाद फिर अतीत का जिक्र होता है कि रामलला को लेकर तो 550 वर्षों तक अपमानित अवस्था में रखा गया। धर्म को लेकर इसके आगे भी कई कदम बढ़े जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। अब यहां पर एक दो सवाल जो सीधे चुनाव को लेकर इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो पहले समझ लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जब आप वोटों के आंकड़ों को समझेंगे तो इसको इस रूप में समझिए कि राजस्थान में जो पिछले बार वोटिंग में तकरीबन 3.5-4 लगभग 4.5 करोड़ के लगभग वोटर थे, जिसमें से 3.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया, उस समय कांग्रेस को 1,39,00,000 वोट मिले थे, बीजेपी को 1,37,000 वोट मिले थे, यानी बहुत 1,37,00,000 वोट, यानी लगभग 2 लाख वोट का ही अंतर था। इस अंतर को मांझने के लिए किसानों तक अगर पैसा पहुंचा दिया जाए तो क्या मुश्किल है। इसको इस रूप में भी समझिए, जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि इस बार की राजस्थान में 5 करोड़ किसान हैं, तो जो 5 करोड़ वोटर हैं उसमें से जो किसान परिवार और किसानी पर निर्भर समुदाय है उसकी तादाद 3.5 करोड़ है। सीधे सीधे किसानों। मध्य प्रदेश में कल वोटिंग होनी है, मध्य प्रदेश के भीतर तकरीबन 5.5 करोड़ वोटर हैं, लगभग कुछ कम भी हो सकते हैं। पिछली बार लगभग 3,80,00,000 वोटरों ने वोट डाले थे, जिसमें बीजेपी को 1 लाख वोट ज्यादा मिल गया था, 1,56,00,000 वोट बीजेपी को मिले थे, कांग्रेस को 1,55,00,000 वोट मिले थे। लेकिन वहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई थी। अब सवाल यह है कि यहां पर मध्य प्रदेश के भीतर जो 95 लाख किसान हैं और उनके जो परिवार हैं, उसमें से 73 लाख किसानों के खाते में यह पैसा पहुंचा है। उन 73 लाख किसानों के परिवारों को अगर जोड़िएगा तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के बीच में वोटर के तौर पर किसान सीधे सीधे नजर आता है। और उसमें श्रमिकों को जोड़ दीजिएगा तो एक लिहाज से समझिए कि इन तीनों राज्यों में, और तेलंगाना को भी जोड़ लीजिए, चौथे राज्य में भी किसान और मजदूर सीधे तौर पर सबसे बड़ा वोटर नहीं, 80% वोटरों की तादाद किसानी और मजदूरी से जुड़ी हुई है। अगर इसमें एक लकीर खींचनी है तो एक लकीर आपको आदिवासियों को खींचनी होगी, आदिवासियों को लेकर खींचनी होगी। और आदिवासियों को लेकर जो सुरक्षित सीट इन राज्यों में है, वहां जिस पार्टी ने कब्जा किया उसी की सरकार बनती है। यह हर राज्य का सच है, खासतौर से इन 3 राज्यों का, क्योंकि यहां के आंकड़े अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के हिसाब से आप देखिएगा तो 25 सीटें राजस्थान की पिछली बार कांग्रेस 12 जीत गई, बीजेपी 9 ही जीती थी। मध्य प्रदेश के भीतर जो सीटें हैं वो सब मिला के 47 सीट है, जो एसटी एंड अदर्स के दायरे में आती है। शेड्यूल कास्ट अलग से 35 सीट है, लेकिन उसमें से 30 सीट, जो 45 सीटें उसमें से 30 सीट कांग्रेस जीती थी, 16 सीट बीजेपी जीती थी। छत्तीसगढ़ के भीतर 29 सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब की, उसमें से 23 सीट कांग्रेस जीत गई थी। अब अगर इन सीटों को प्रभावित करना है तो 24,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान जो आदिवासी बहुल इलाके हैं उनको प्रभावित किया गया या नहीं किया गया, चुनाव आयोग को यह देखने का काम है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर नजर नहीं मारी। किसान, मजदूर और आदिवासी, इन 3 दायरों के भीतर राजनीतिक लाभ कैसे पहुंचाया जाए और डबल इंजन की सरकार में दिल्ली की सरकार कैसे पहुंचा सकती है। और दिल्ली में इम्तिहान तो नौकरशाही का है, इम्तिहान तो चुनाव आयोग का भी है। तो चुनाव आयोग की खामोशी खास तौर से तब
जब खुला संदेश इस देश में सरकार ने दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो हम ही करेंगे, यानी देश के प्रधानमंत्री ही करेंगे, क्योंकि 3 सदस्यीय पैनल को नियुक्त करना है, उसमें एक प्रधानमंत्री है, उसमें एक विपक्ष का नेता है और तीसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री को ही नियुक्त करना है जो उनके अपने मंत्रिमंडल का व्यक्ति होगा। तो सरकार को ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है और चुनाव आयोग को चुनाव सफल बनाना है। और चुनाव सफल बनाने के लिए इस दौर में जो कुछ होगा वो सरकार के ही अनुकूल होगा क्या? यह तो चुनाव से पहले की स्थिति है, क्योंकि जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तकरीबन 500 करोड़ से ज्यादा की नकदी और कैश, और उसके अलावे जिसका जिक्र है कि कहीं पर शराब पाया गया, कहीं कुछ और पाया गया, इसकी जो जब्ती हुई, इसको लेकर किसी एक व्यक्ति को भी जेल तक पहुंचने की स्थिति नहीं आती है और नहीं आई। इस परिस्थिति के भीतर कौन आरोप लगाएगा, कैसे लगाएगा? और खास तौर से जब हम आदिवासियों का जिक्र आपसे कर रहे थे तो हमारे पास हमारी टीम की बनाई हुई एक लिस्ट है। मध्य प्रदेश के भीतर सिंगरौली की 1 सीट, सीधी की 1 सीट, शहडोल की 3 सीट, अनूपपुर की 2 सीट, उमरिया की 2 सीट, कटनी की 1 सीट, जबलपुर की 1 सीट, डिंडोरी की 2 सीट, मंडला की 3 सीट, हरदा की 1 सीट, बालाघाट की 1 सीट, सिवनी की 2 सीट, छिंदवाड़ा की 3 सीट, बैतूल की 2 सीट। यहां रहने वाले आदिवासी वोटर जो सबको मिलाइएगा वो जितनी भी तादाद में हो, लेकिन यहां पर जो आदिवासी किसानी से जुड़ा हुआ है उनकी संख्या तकरीबन 12 लाख है और उन 12 लाख किसान आदिवासियों के खाते में 2000 रुपए पहुंच गए। चुनाव आयोग ने आंखें बंद रखी हैं, कोई जरूरत नहीं है आंख खोलने की, क्योंकि राजस्थान में तो 25 तारीख को वोटिंग होनी है और पैसा आज ही गया है। और वहां पर भी देखिएगा तो जयपुर की 1 सीट, जामवा रामगढ़, जयपुर में एक और दूसरी सीट है बस्सी, यानी जयपुर की 2 सीट, अलवर की 1 सीट, करौली की 3 सीट, दौसा की 1 सीट, प्रतापगढ़ की 1 सीट, डूंगरपुर की 4 सीट, बांसवाड़ा की 5 सीट, प्रतापगढ़ की 1 सीट के अलावे वामनवास जो सवाई माधोपुर में वो 1 सीट, सिरोही की 1 सीट, उदयपुर की 4 सीट, गोंगुड़ा, माडोल, खेलवाड़ा, उदयपुर रूरल, सलुम्बर, ये 4-5 सीट के दायरे में जो आदिवासी आते हैं इनकी संख्या लगभग 17 लाख के लगभग है। इनके पास भी जो किसान आदिवासियों से जुड़ा हुआ मसला था, इनके पास भी, इन वोटरों के पास भी वो पैसा पहुंच गया। तो क्या चुनाव प्रभावित नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं चल सकती हैं, इस रूप में चलाई जा सकती है। तो एक क्षण के लिए जरा देखिए, यह पूरा चुनाव ही दरअसल इस हिंदी पट्टी के भीतर किसान और आदिवासियों को लेकर है। और आज ही जब जारी किया गया मैनिफेस्टो तो उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया बीजेपी के जरिए, वो पूरी फहरिस्त बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि कितनी बड़ी तादाद में सिर्फ और सिर्फ किसानों को लेकर ही ऐलान किए गए। यानी राजस्थान के भीतर गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ में यही बीजेपी कहती है 3100 रुपए प्रति क्विंटल। जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई, मुआवजा देने के लिए कमेटी बनाएंगे। किसान सम्मान निधि को 6000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए कर देंगे। लघु सीमांत बटाईदार किसान खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। ज्वार बाजरा एमएसपी पे खरीदा जा सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। 5 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज देने को सरकार तैयार है। 0% पे किसानों को दिया जाएगा। 8 घंटे बिजली आपको जरूर मिलेगी। ध्यान दीजिए जरा, किसान ही महत्वपूर्ण है और धान महत्वपूर्ण है। तो धान, किसान, आदिवासी, इन तीनों के इर्द गिर्द जब पूरे चुनाव को लड़ा जा रहा है, मैनिफेस्टो उसके इर्द गिर्द है, तो उन तक पैसा पहुंचाना, और उस परिस्थिति में जहां पर चुनाव आयोग का काम है कि डेमोक्रेसी बहुत ट्रांसपेरेंट नजर आनी चाहिए कि हां इस तरीके से चुनाव हो रहा है। तो एक क्षण के लिए जरा सोचिए, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी की गाड़ियों में और सीआरपीएफ की गाड़ियों में और प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर में रुपया भरकर आ रहा है, उसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए, तो चुनाव आयोग को या तो तुरंत नोटिस भूपेश बघेल को थमा देना चाहिए। आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएंगे, आप ईडी पर आरोप लगाएंगे, इस देश के अर्धसैनिक बलों पर आरोप लगाएंगे, नोटिस देना चाहिए। या दूसरी तरफ जो आरोप लगाया गया उसकी जांच करके जारी करना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर जो वितरण नोटों का हो रहा है वह इन राज्यों के भीतर किसी से छुपा हुआ नहीं है।
कॉन्स्टिट्युएंसी दर कॉन्स्टिट्युएंसी, और उसमें भी एक नए तरीके से जो पोलिंग बूथ पर बैठने वाले, बूथ मैनेजमेंट को संभालने वाले लोग हैं, उनके अपने दायरे में जो लोग आते हैं, कमोवेश हर के दायरे में 1000 से 2000 के बीच में लोग आते हैं, उनके तक भी चीजों को अगर इस दौर में आवाजाही की जा रही है पैसों की, और जब्त भी हो रहे हैं पैसे, बंट भी रहे हैं पैसे, इसका सोर्स क्या है कोई नहीं बताएगा। तो अब लौटिए उस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो एडीआर आरोप लगाती थी और जिसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद तो कीजिए, लेकिन फिर देखिए जो जानकारी आ रही है वो 6 तारीख से जो इलेक्टोरल बॉन्ड बिकना शुरू हुआ, जो 20 तारीख तक चलेगा, इसमें आज जो तारीख है उस तारीख यानी 16 तारीख तक, 6 से 13 के बीच में जो 16 तारीख तक लगभग 800 करोड़ से ज्यादा का खेला हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो इसके मतलब क्या है? और इस चुनाव के पहले जब ये पूरी प्रक्रिया अपने तौर पर घूम रही है, तो चुनाव के बीच में या चुनाव के बाद की परिस्थिति को लेकर कोई सवाल खड़ा करेगा या नहीं करेगा? यह एक सामान्य तौर की परिस्थिति है कि मान लिया जाएगा कि हमारे ऊपर है इस लोकतंत्र को हम आपको कैसे दिखाएं। हम ये बताएं कि आप एक राज्य जीत गए, हम ये बताएं एक राज्य आप जीते तो एक राज्य हम भी जीत गए, एक राज्य हां हम वहां पर नहीं थे तो आप हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण पहली बार यह है कि यह सब तो चल रहा था, पहली बार प्रधानमंत्री का चेहरा ही इस चुनाव के केंद्र में है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी के छत्रप नेताओं के चेहरे गायब हैं। तो प्रधानमंत्री के चेहरों का दांव है और चेहरे की परीक्षा है, और उसमें चुनाव आयोग को इम्तिहान किस के लिए देना है? डेमोक्रेसी के लिए देना है या जो सरकार उन्हें चुनेगी और अगला चुनाव आयुक्त बनाएगी उस नौकरशाही को देना है? इन तमाम परिस्थितियों के बीच खड़े होकर जरा सोचना शुरू कीजिए कि लोकतंत्र और चुनाव, यही दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन एक झटके में लोकतंत्र और चुनाव आयोग यह भी एक दूसरे के प्रतीक हैं, पर्याय हैं, और चुनाव आयोग और इस दौर में चुनाव आयोग के नियम कायदे यह भी एक दूसरे के पर्याय हैं। तो चुनाव आयोग के नियम कायदे और सरकार का ऐलान यह भी एक दूसरे के पर्याय हैं, और सरकार का ऐलान और चुनाव के रिजल्ट का होना, तो क्या यह भी एक दूसरे के पर्याय हैं? सोचिए इस बात को लेकर। खास तौर से दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सवाल चुनाव को लेकर है, जो लोकतंत्र का प्रतीक है। सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।